हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब, आपने टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि सीज़ फायर की कोशिशों के दौरान भी इसराइल और ईरान दोनों की तरफ से एक दूसरे पे हमले जारी हैं और दोनों तरफ से तबाही हो रही है। आप क्या देखते हैं कि जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी या सीज़ फायर हो जाएगा? बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जब भी दो मुल्क जंग में जाते हैं, एक तो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ड्रॉन होते हैं और दूसरा अगर उनको लगे कि ये सीज फायर होने की तरफ जा रही है या पीसफुल होने जा रही है, दोनों अपनी पोजीशन जो है नेगोशिएशन टेबल के लिए बेहतर करना चाहते हैं कि जब भी सीज फायर हो या कोई नेगोशिएशन हो तो एडवांटेजेस पोजीशन हासिल करना चाहते हैं दोनों मुल्क। इसराइल और ईरान ये इसी कोशिश में है। आपने नोट किया होगा जो ग्रेजुअल जो एस्केलेशन हो रही है या जो ईरान की तरफ से भी लेडर ऑफ एस्केलेशन एवरी डे स्टेप अप हो रही है, वही इसराइल कोशिश कर रहा है। दोनों मुल्क इसी कोशिश में है कि जब भी मुज़ाकरात पर आए इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन या कॉस्ट या नाकाबिल बर्दाश्त कीमत दूसरे के जहन में डाल दी जाए और खौफजदा कर दिया जाए मिलिटरीली, चाहे मोटिवेशनल के, चाहे इकोनॉमिक टारगेट्स हिट करके, जिस तरह भी हिट करके उनको इस हद तक डीमोरलाइज कर देंगे या डिसएडवांटेजेस पोजीशन तक ले आया जाए कि जब मुज़ाकरात हों तो उस मुल्क को अपनी शरायत या अपनी टर्म्स पर या अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ज्यादा मोल्ड किया जा सके या ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज कराया जा सके। तो ये वही सिचुएशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरान की तरफ से बड़े जदीद किस्म के मिसाइल दागे जा रही हैं और जो इसराइल का सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम था उसको काफ़ी हद तक नाकाम भी कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे मिसाइलों के हामिल जो मुल्क को शिकस्त दी जा सकती है? क्या इसराइल ईरान को शिकस्त दे देगा? इमरान साहब एक चीज ज़हन में रखिएगा कि दोनों के जो जंग लड़ने के हालात अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ हैं। यानी एक तरफ इसराइल को बहुत बड़ी एडवांटेज है जब अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि वेपन्स जब यहाँ से फायर किए जाते हैं या जहाज यहाँ से 200 भेजे गए पहले दिन भी, तो पूरा मिडल ईस्ट में जितने मुल्क रास्ते में आते थे उन्होंने फैसिलिटेट किया, उन्होंने इंटरसेप्ट नहीं किया बल्कि एक फेवरेबल सिचुएशन दी उनको ईरान तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब ईरान फायर करता है अपने मिसाइल्स, आपने नोट किया होगा 6वां दिन है, तो उसको सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस कह लें। सबसे पहले पर्शियन गल्फ में अमेरिकन जो फ्लीट हैं, जो वॉरशिप्स हैं, वहां से इंटरसेप्शन होती है उनके मिसाइल को। फिर जब वो इराक और जॉर्डन के ऊपर से गुजरते हैं तो वो एयर डिफेंस उनका नेटवर्क एक्शन में आ जाता है। फिर आप देखिए रेड सी पर भी अमेरिकन वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, वो हिट करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बढ़कर ईरान की एयर स्पेस में एंटर होने से पहले पॉसिबली मेडिटेरियन से भी उनको रेजिस्टेंस या फायर बैक किया जाता है। जब इतने मुश्किलात से गुजर कर एयर डिफेंस के अपने उनके नेटवर्क में दाखिल होता है इसराइल की एयर स्पेस में, तो फिर 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल के अपने हैं, जिसका आपने जिक्र किया है। आयरन डोम तो है ही, यानी उससे पहले एरो 3, एरो 2 और डेविड स्लिंग, ये 3 हैं जो सरफेस टू एयर आने वाले मिसाइल्स को, स्पेस से भी आने वाले को, हाई ऑल्टीट्यूड से, मीडियम ऑल्टीट्यूड से आने वाले मिसाइलों को या वेपन्स को हिट करते हैं। और फिर आखिर में आयरन डोम आता है जिसकी रेंज तकरीबन 4 से 70 किलोमीटर के दरमियान है और वो भी इंटरसेप्ट करता है और बहुत इंटेलिजेंट मिसाइल है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और बहुत महंगा है। रोजाना की बुनियाद पर इमरान साहब ये अब तो कैलकुलेट किया जा रहा है कि तकरीबन इजराइल को रोजाना की बुनियाद पर $280 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तो ये है, और परसों की CNBC की एक रिपोर्ट थी जो उसने इजरायली ओहदेदार किसी को कोट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले दिन या पहले चंद दिन इजराइल तकरीबन 90% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाया था और अब जो लेटली दिनों में 60% कर पा रहा है, जिसका मतलब ये है कि इतनी मैसिव फर्क भी आया है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 40% मिसाइल्स या वेपन अभी भी पहुंच पाते हैं। और इमरान साहब एक बहुत बात जरूरी ज़हन में हमें रखनी चाहिए, जो आखिरी बात इस पॉइंट पे मेरी तरफ से ये है कि इसराइल का रकबा जो है वो ईरान से 70 गुना छोटा है, 1:70 की रेशो है। पाकिस्तान से इसराइल 40 गुना छोटा है। और ये अगर साइज का अंदाजा लगाएं, रकबे का आपके व्यूअर्स अंदाजा लगाना चाहें तो KP के हमारा जो सूबा है उसका 4था हिस्सा इसराइल है। यानी इतने छोटे हिस्से पर इसराइल जब अपने 30% या 40% मिसाइल पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाता है
तो इसराइल में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है, जिसका मतलब है लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने, इसराइल के लोगों ने इस तरह की जंग कभी देखी नहीं है। बंकर में नहीं रातें गुजारना उनको पता, उनको हॉस्पिटल पर बॉम्बिंग नहीं पता, ग्रिड स्टेशन के बगैर कैसे गुजारते हैं, बिजली कैसे गुजरती है वो नहीं पता। तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाता है, और वो अगर करने में कामयाब हो जाएगा ईरान, तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि नेगोशिएशन की जो बुनियाद है वो बेहतर ले पाएगा जब भी सीज फायर होता है। जी एयर कमांडर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की एक जो वसी रेंज मौजूद है, और रात में जिस मिसाइल से उन्होंने हमला किया उसने वहाँ पे बड़ी तबाही मचाई है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका अगर इस जंग में शामिल होता है बराह रास्त, तो उससे आप नहीं समझते कि एक नया रास्ता खुल जाएगा, एक नया बाब खुल जाएगा? डेफिनेटली खुल जाएगा इमरान साहब, नो डाउट अबाउट इट। और बड़ा बदकिस्मती होगी पूरी दुनिया के अमन के लिए कि अगर अमेरिका इस पर कूद पड़ता है और अगर इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका को अपनी पिछली जंगों की हिस्ट्री ज़हन में रखनी चाहिए। अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, और पीछे चले जाए तो अफगानिस्तान के और इराक से पहले वियतनाम में क्या हुआ। 1954 से लेकर 1975 तक 21 साल जंग अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ भी लड़ी थी। 21 साल जारी रही थी, जिसमें 33 लाख वियतनामी मारे गए थे, फौजी और सिविल। और 33 लाख के मुकाबले में ये ज़हन में रखिएगा सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए थे। 58,000 वर्सेस 33 लाख, फिर भी अमेरिका कामयाब नहीं हो सका था। तो कौमों को इस तरह, और इराक देख ले और फिर उसका अफगानिस्तान देख लें, आप कौमों को मिलिटरीली महकूम नहीं कर सकते। तो ये अगर हम सबक या लेसन ड्रॉ कर सकें हिस्ट्री से, तो शायद दुनिया के अमन के लिए बेहतर होगा। लेकिन चिश्ती साहब, यहाँ एक और भी मामला है कि देखिए 40,000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो मिडल ईस्ट में हैं इस वक्त। 19 उनके अड्डे हैं, फिर बैरी बेरे हैं, ये सब कुछ है। ये मामला ऐसे हैं कि अगर ईरान ने तो कह दिया कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर ईरान तो वहाँ पे ये मिडिल ईस्ट में सबको निशाना बनाएगा और फिर तो बहुत तबाही होगी। तो क्या अमेरिका ये तबाही बर्दाश्त कर सकता है? देखिए, यही तो मैं कर रहा हूँ कि ये बहुत एक डिफरेंट डायमेंशन हो जाएगी। ये जो ज़ाहिर फ्रंट पे तो मिलिटरीली तो ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता, और कोई कंपैरिजन भी नहीं है। जैसे मैं तो इजराइल के मुकाबले में भी कह रहा था कि उसको फर्स्ट वर्ल्ड की सारी हिमायत हासिल है, उसका वॉर स्टेमिना बहुत है, उसके लिए ज्यादा प्रोलॉन्ग वॉर करना मसला नहीं है। मिलिटरीली मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अमेरिका आ जाता है तो फिर तो और ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी ईरान के लिए, और उसको जाहिर है एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है, बिकॉज इतना मिलिट्री माइट इकट्ठा हो जाएगा। अभी भी ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन इनको टारगेट करने के पास इसराइल के और इसराइल की हिमायत में अमेरिका के पास एक मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि देखिए हमारे अड्डों पर हमला हुआ है, हम खुद विक्टिम हैं, हमारे खिलाफ अटैक। क्योंकि दुनिया सिर्फ सिलेक्टिव जस्टिस समझती है अपनी हक में, और फिर जहां माइट होता है वहां राइट तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये माइट की वजह से अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा, कि नई वजहें, नए रीजंस और नई जस्टिफिकेशन तलाश की जाएंगी, जिसका मतलब ये होगा कि वॉर है या नहीं है। जस्टिफाइड वही है जो ऑब्वियसली जज जूरी एक ही मुल्क या दो मुल्क बन जाएंगे, बट वो खतरनाक सूरत हाल होगी।